नमस्कार। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चंस डाला हुआ था। मैंने बताया था आपको जो 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड इंटर 2022 के लिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, समतल पृष्ठ से एक समतल तरंग का परावर्तन। समतल पृष्ठ से एक समतल तरंग का परावर्तन मतलब ये हुआ कि मैंने इसके पहले जो है हाइगेंस थ्योरी बताया था। पहले क्वेश्चन में मैंने हाइगेंस थ्योरी बताया था। दूसरा में मैंने बताया था कि हाइगेंस थ्योरी की हेल्प से जो है हम अपवर्तन का नियम कैसे सिद्ध करेंगे। और आज मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हाइगेंस थ्योरी का ही यूज करके हम परावर्तन का नियम कैसे सिद्ध करेंगे। तो समतल पृष्ठ से एक समतल तरंग का परावर्तन यानी कि परावर्तन के नियम को साबित करना है। और आपको जानना चाहिए कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि परीक्षा में या तो अपवर्तन का नियम आता है या परावर्तन का नियम आता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आता है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो है सो आप पीछे जो है क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो 2021 के पहले जो है ये क्वेश्चन लगातार आया है। ठीक है, उधर 20 में भी आया, 19 में भी। आप देखेंगे क्वेश्चन में उठा के देखेंगे कितना दोनों कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब ये होता है या तो अपवर्तन का नियम सिद्ध करने के लिए आता है या परावर्तन का नियम सिद्ध करने के लिए आता है। मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन जो आता है हाइगेंस के नियम को लिखो और हाइगेंस थ्योरी के मदद से अपवर्तन या परावर्तन के नियम को साबित करें। मतलब दोनों में से कोई भी एक लिखना है। और मैं भी आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अपवर्तन का नियम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो परावर्तन का नियम है बहुत ही ईजी वे में आपको जो है ये क्वेश्चन जो है सो बन जाता है। तो परावर्तन का नियम जो है हम लोग साबित करेंगे, हाइगेंस थ्योरी का यूज करेंगे और परावर्तन के नियम को साबित करेंगे। तो परावर्तन के नियम को साबित करने के लिए मेन चीज़ क्या होता है, आपने जो है परावर्तन का नियम पढ़ा होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, परावर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण को हम आई के द्वारा सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर के द्वारा सूचित करते हैं। तो जो है आपतन कोण आई जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही हमको साबित कर देना है लास्ट में। अगर इस चीज़ को हम साबित कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है सो परावर्तन का नियम जो है सो साबित हो जाएगा। इससे कल मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन के नियम में अपवर्तन के नियम को साबित करने के लिए हमको जो है स्नेल्स लॉ साबित करना होता है, मतलब साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन। उसी तरह परावर्तन के नियम को साबित करने के लिए बस आपको ये साबित कर देना है कि आपतन कोण आई जो होता है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगर ये बराबर हो जाता है तो आराम से आपका परावर्तन का नियम साबित हो जाता है हाइगेंस थ्योरी से। ठीक है, तो अगर परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन को आप लिखने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है। मात्र 9 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन लिखा जाता है। अब बहुत ईजी वे में जो है ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समतल पृष्ठ से एक समतल तरंग का परावर्तन यानी कि परावर्तन के नियम को हम लोग को साबित करना है। तो चलिए ये जो जितनी भी सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ यहाँ तक मैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आएंगे, यहाँ से आपको पढ़ देते हैं और फिर बाद में चित्र में हो जाएंगे। माना कि एमएन एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंग ए बी आपतित होती है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है। माना कि तरंग की चाल उस माध्यम में भी है। तरंगाग्र बिंदु बी से सी तक जाने में टी समय लेता है, तो दूरी बी सी बराबर भी टी होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्लियर करते हैं चित्र के माध्यम से। तो ये आपका चित्र आपका सामने आता है, आप चित्र को देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपका जो है सतह हो गया, ये सतह हो गया एमएन। एमएन जो हो गया आपका जो है सतह हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये ए बी जो है आपका आपतित तरंगाग्र, यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है परावर्तित तरंगाग्र यानी कि रिफ्लेक्टेड तरंगाग्र वेव फ्रंट। ठीक है, तो ए बी जो है आपका आपतित तरंगाग्र है। और ये जो बिंदु आपका ए है, यहाँ पे जो है एक ठोप लंब है, ये परपेंडिकुलर है, जिसके साथ ये जो तरंगाग्र आ रहा है, मतलब जो तरंग आ रहा है वो आई कोण बनाता है। तो आई जो है आपका ये आपतन कोण है, ये आपतन एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। और ये जो है परावर्तन कोण है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर। तो आई और आर को दोनों को हम साबित अगर बराबर साबित कर देंगे तो हमारा परावर्तन का नियम साबित हो जाएगा। तो बस कुल मिला के हमको इतना ही साबित करना है कि आई जो है आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी जो हो गया आपका आपतित तरंगाग्र हो गया और ये एमएन जो है परावर्तक पृष्ठ हो गया, जहाँ से तरंगाग्र जो है वो तरंग जो है रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो ये जो आपतित तरंगाग्र जो आ रहा है, एक वाला हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पे है और ये हिस्सा है, मतलब ये जो है समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। तो ये वाला हिस्सा को जो हम एंगल के जब बनाने की बात करते हैं तो इसी हिस्सा का हम लोग बात करते हैं, ये हिस्सा। और ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो गया, नहीं लंब हो गया। लंब के साथ कितना कोण बनाता है, आई कोण बनाता है। और इस माध्यम में जो है जो तरंग आ रहा है उसकी चाल जो है भी है।
कितनी चाल है इसमें, भी है, इसकी चाल जो है भी है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तो ये पहुँच चुका है, लेकिन जो समतल तरंगाग्र का ये वाला जो हिस्सा है, बी हिस्सा है, ये यहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो बी को सी तक आने में जो है टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी समय लगता है। और चाल कितनी है, तो चाल इसकी जो है सो भी है। तो भी और टी यानी कि बी सी का जो मान हम लोग निकालेंगे तो बी सी का मान जो होगा वो भी टी के बराबर होगा, भी इंटू टी। मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल हमारा भी हो गया, समय कितना हो गया, टी हो गया। तो बी सी जो हो गया डिस्टेंस हो गया, ये दूरी हो गया, तो ये भी गुना टी। तो बी सी का मान जो होता है भी टी होता है। ठीक है। तो बी से सी तक जब तरंग यहाँ पहुँचता है तब तक ये वाला तरंग तो यहाँ पहुँचा रहता है, तब तक ये भी जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर आगे चला जाता है। मतलब ये हिस्सा ऑलरेडी पहुँचा हुआ है और ये वाला हिस्सा जो है बाद में पहुँचा है। तो बी से सी तक आने में उसको भी टी समय लगा, क्योंकि चाल भी है और समय कितना है, टी है। तो चाल भी और टी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। लेकिन जब बी सी तक पहुँचता है तब तक ये वाला हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक चला आता है, आगे तक चला जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि परावर्तित तरंगाग्र को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो परावर्तित तरंगाग्र को ड्रॉ करने के लिए जो है, परावर्तित तरंगाग्र को ड्रॉ करने के लिए हम ए से क्या करते हैं, एक ठो आर खींचते हैं, मतलब एक चाप खींचते हैं। कितना चाप, तो भी टी का चाप खींचते हैं। इसको हम क्या करेंगे, भी टी को ऐसे मेजर करेंगे। अब मेजर करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक ठो चाप जो है फिर ड्रॉ कर देंगे। ये चाप हो गया छोटा सा। ठीक है। चाप को छोड़ने के बाद यहाँ पर एक ठो जो है सी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। टैंजेंट खींचते हैं जो सी के बराबर होता है। ये सी जो होता है टैंजेंट होता है इस आर्क पर। तो इस आर्क की लंबाई भी कितनी हो जाती है, भी टी। ये जो मतलब ये जो आर्क जो है हमने भी टी त्रिज्या लेकर खींचा है, तो ये वाला हिस्सा जो है भी टी के बराबर हो जाता है, भी टी के बराबर हो जाता है। ये वाला हिस्सा जो है भी टी के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार ए ई जो होता है बी सी के बराबर हो जाता है। मैंने ए ई का मान भी टी हो जाता है और बी सी का मान भी टी हो जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर से जो है हम फ्रेश करके आपको बता देते हैं कि ए बी जो है आपतित तरंगाग्र है, उसमें ये वाला हिस्सा आता है, ये परपेंडिकुलर के साथ आई का कोण बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस माध्यम में चूँकि परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक ही माध्यम की बात करते हैं। उस माध्यम में तरंग की चाल जो है भी है। बी को सी तक आने में टी समय लगता है, तो बी और सी का दूरी जो है भी टी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब तक बी सी तक आता है तब तक ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता है। तो ए यू को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम भी टी के बराबर त्रिज्या लेके यहाँ से एक ठो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जब सी से ई को मिलाते हैं स्पर्श रेखा को, तो ये हमारा जो है परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसे चला गया। ठीक है। ये आपतित तरंगाग्र हो गया और ये हमारा जो है परावर्तित तरंगाग्र हो गया। मतलब ये और ये वाला हिस्सा हमारा परावर्तित तरंगाग्र हो गया। इस प्रकार ये फिगर हमको प्राप्त होता है। तो फिगर आप समझ गए होंगे। अब एक ही करके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। परावर्तित तरंगाग्र का आकार बनाने के लिए बिंदु ए से भी टी त्रिज्या का गोला खींचते हैं। जैसा कि माना कि सी इस गोले पर बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी से निरूपित करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ से जो है ये खींचा गया है गोला और सी को ई से मिलाया गया है। ठीक है। तो ये हमारा जो है ये परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। उसके बाद जो है जो परावर्तक सतह पृष्ठ एम के साथ परावर्तित कोण आर बनाता है, परावर्तन का कोण आर बनाता है। ये जब लौट के चला गया तो ये जो है परपेंडिकुलर है, इसके साथ कोण कितना बनाता है, आर कोण, आर का एंगल जो है सो बनाता है। और बाकी सब चीज़ें जो ऊपर फिर क्लियर लिखी हुई यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास, क्योंकि बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं दिमाग से निकल जाता है, स्क्रीनशॉट आपके सामने रहेगा तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे भी बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, आई बराबर आपतन कोण, बी सी बराबर भी टी, ये सारा चीज़ मैंने बताया है। बी सी बराबर ये आपका यहाँ पे है भी टी। उसके बाद आर बराबर परावर्तन कोण, सी बराबर स्पर्श रेखा, टी से टी बराबर मतलब समय, बी से सी तक पहुँचने में लगा समय। मतलब ये हुआ कि बी से जब सी तक आया तो समय कितना लगा, टी लगा। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, टी बराबर बी से सी तक पहुँचने में लगा समय। एम एन जो हो गया परावर्तक पृष्ठ हो गया। एम एन बताया ये एम एन आपका हो गया, ये आपका जो है सो परावर्तक पृष्ठ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, यहाँ पर हम इसको रखते हैं सामने, आप देख सकते हैं। ध्यान देने वाला चीज़ ये है, यहाँ पर आएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी कहाँ है, ए बी और ये आपका सी, ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर 90 का एंगल बना हुआ है। और फिर ट्राइंगल आपका है, त्रिभुज है ए ई सी, ए ई और ये सी, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है। मतलब दो ट्राइंगल की हम लोग तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन, ए बी सी और ए ई सी, ये दो ट्राइंगल है।
दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए लिखता है AC बराबर AC, तो AC जो है यहाँ पर ये AC ये दोनों में है, ये आपका उभयनिष्ठ आधार है, मतलब कॉमन बेस है, ये दोनों में है। देख तो ये आपका साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद AE बराबर BC, यानी कि मतलब ये हो गया AE बराबर BC। तो मैंने पहले ही बताया BC का मान जो है VT के बराबर हो गया और AE का मान जो है VT के बराबर हो गया। तो दोनों जो है AE बराबर VT, तो ये भी आपका जो है साइड हो गया। ये कह सकते हैं कि ये साइड हो गया। RHS में इसको हम जाएंगे लेकर के तो सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, साइड हो गया। उसके बाद ये एंगल AEC बराबर ABC बराबर 90 डिग्री। तो देख सकते हैं AEC यहाँ पर 90 का कोण बनता है। तो वैसे भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श रेखा खींचा गया था, इस पर क्या होती है, ये लंब होती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 कोण बनेगा। ये तो लंब तो ही है, पहले से 90 का कोण बनता है। तो दोनों 90 डिग्री क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल को जब हम कंपेरिजन करेंगे, एक लास्ट में हमारा जो है तो यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिया गया है सर्वांग समता का जो नियम होता है, आपको साइड एंगल साइड होता है, साइड होता है, उसी तरह RHS भी होता है। ठीक है, चूँकि दोनों ये ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल जो है 90 का कोण बनाते हुए हैं, 90 मतलब ये दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो उस हिसाब से हम लेंगे तो ये RHS जो है, RHS सर्वांग समता नियम से क्या होता है, दोनों ट्राइंगल जो है वो सर्वांग सम हो जाते हैं, मतलब कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दोनों ट्राइंगल जब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण I जो हो जाएगा परावर्तन कोण R के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ I है, यहाँ पर R है और यहाँ भी क्या है, R है। तो जियोमेट्रिक्स में जाते हैं तो ये R जो होता है इस R के बराबर होता है। तो I कोण जो है R के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और यहाँ भी I है, आप देख सकते हैं यहाँ पर I है। तो जियोमेट्री से मैंने कल भी आपको बताया था, इसके पहले वाला वीडियो में बनाना था, ये भी I है और ये R है। तो जियोमेट्री से ये क्या होता है, ये R से जो है बराबर होता है। तो I क्या हो गया, R के बराबर हो गया, मतलब आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या हो गया, R के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, जब आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, परावर्तन के नियम का सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार से ये नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो गया हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये एडवाइस वगैरह देना चाहते हैं तो एडवाइस दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।